Hello students, once again welcome back to our channel जेई मैथ्स बाय आरजीएल सर। ठीक है, आप हमें यूट्यूब चैनल का नाम भी हमारा जेई मैथ्स बाय आरजीएल सर है और हमारे पास एक टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम भी जेई मैथ्स बाय आरजीएल सर है। आप दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आप हमसे अपडेटेड रहें। आज हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा एजेंडा है, एक नए चैप्टर के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं। जो नए चैप्टर की हम शुरुआत करने वाले हैं बच्चों, उस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 01 के बारे में बात करेंगे हम। प्रोबेबिलिटी चैप्टर के बारे में मैं बता दूं, ये 12th बोर्ड के अंदर आता है, जेई मेन के अंदर आता है, जेई एडवांस के अंदर आता है। अगेन पीएनसी की तरह इस चैप्टर में बहुत सारे बच्चे घबराते हैं, लेकिन आपको जरा भी घबराने की आवश्यकता नहीं होगी यदि आपने हमारे सारे लेक्चर्स प्रोबेबिलिटी के देखे हैं। तो यदि आप सारे लेक्चर्स 1 बाय 1 देखें, आई कैन गारंटी यू विल स्कोर वेरी आउटस्टैंडिंग इन दिस चैप्टर लाइक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आज का बच्चों ये जो लेक्चर है, इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, थ्योरेटिकल लेक्चर है प्रोबेबिलिटी। ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है, लेक्चर 01, ये बेसिकली थ्योरेटिकल लेक्चर है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि समझने के लिए आगे आने वाले चैप्टर्स में, आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं, उनको समझने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो सभी बच्चे हेडिंग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, और हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, कुछ डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले यदि हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होता क्या है। सो इट इज मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी होता है। प्रोबेबिलिटी इज मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, कि जो अनसर्टेनिटी आती है उसकी मेजरमेंट को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे समझिए, सब लोग इस बात से आइडिया लगा सकते हैं, बेसिक क्लास 10 में सबने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी इज द फेवरेबल अपॉन टोटल। यदि मैं एक कॉइन है मेरे पास, क्या है, एक कॉइन है, यदि मैं उसको टॉस करता हूं बच्चों, कॉइन को यदि मैंने टॉस किया तो उसके दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, या तो हेड आता है या टेल आता है। उनमें से माना कि हमारे पास हेड आ गया, तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी आ गया, वो उसकी बात नहीं कर रहे, हम तो ये बात कर रहे हैं कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो चांसेस कितने होते हैं, 50% चांसेस है कि हेड आएगा, 50% चांसेस है कि टेल आएगा। सो प्रोबेबिलिटी इज 1/2। तो कोई भी जो इवेंट होता है, एक इवेंट बोलते हैं कि कॉइन को टॉस करना, उस सब बारे में बात करेंगे। इवेंट क्या होता है, कॉइन को टॉस करना, ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, वो सारी डेफिनेशंस के बारे में ही इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो कोई भी इवेंट होता है उसके बारे में लिखेंगे हम कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, इनके बारे में दोबारा मैं बात करने वाला हूँ, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के बारे में, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में क्यों आती है, ये सब डिस्कस करेंगे बच्चों। ये लिख लीजिए पहले भी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज अ नंबर लाइंग इन द इंटरवल 0 to 1। प्रोबेबिलिटी जो होती है, किसी भी इवेंट का एक नंबर होता है जो कि क्लोज 0 से क्लोज 1 के बीच में लाई करता है। हियर 0 and 1 आर द एक्सट्रीम वैल्यूज। इंटरवल है तो इंटरवल की एक्सट्रीम वैल्यूज होती है, तो एक्सट्रीम वैल्यू 0 and 1 आर द एक्सट्रीम वैल्यूज, एंड 0 इज द नॉट हैपनिंग और इम्पॉसिबल। जीरो, प्रोबेबिलिटी 0 का मतलब होता है कि वो जो पर्टिकुलर इवेंट है वो इम्पॉसिबल है, वो नहीं होने वाला है। और प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब होता है बेटा कि वो इवेंट डेफिनेटली भी लगता है, कि उस इवेंट को होना आवश्यक ही आवश्यक है। जैसे हम ये कहें कि कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, बताओ, हेड और टेल में से एक ना एक तो आना आवश्यक ही आवश्यक है। इस कारण यहां पर जो प्रोबेबिलिटी होती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, उसकी बात होती है। और मैं बोलूं कि हेड एंड टेल दोनों आएंगे, दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो उनके बारे में बात की जा रही है, एक्सट्रीम वैल्यूज के बारे में। तो आई होप आप सभी को प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन क्लियर है। लेकिन प्रोबेबिलिटी की वास्तविकता में डेफिनेशन कैसे डिराइव होती है उसके बारे में भी बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में हमें बात करनी है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सभी बच्चे ये सब लिख लिया होगा सबने। इसके बाद सब बच्चे स्टार्ट करते हैं सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन किस प्रकार की होती है, या कौन कौन सी डेफिनेशंस के बारे में हमें इस चैप्टर में बात करनी है, उनकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो पहली जो डेफिनेशन आती है बच्चों, वो आती है, फर्स्ट डेफिनेशन ये है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, व्हाट इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है और उसको किस प्रकार से हम समझते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आप लोगों ने
केमिस्ट्री लैब में गए हो कभी, एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक है। तो रैंडम प्रोसेस और एक्सपेरिमेंट, देखो कई बार क्या होता है कि रिसर्च साइंटिस्ट लोग भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन वो पॉसिबिलिटी देखते हैं, अच्छा ये वाला आउटकम, कई बार अनडिजायर्ड रिजल्ट भी आ जाता है, मतलब पता नहीं क्या हो गया अचानक से, तो उसके बारे में सोचते कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस, सभी बच्चे साथ साथ लिखेंगे, इट इज ए प्रोसेस which results in an outcome, which results in an which results in an outcome, which results in an outcome which is one of the which is one of the various possible outcomes, one of the various possible outcomes, various possible outcomes which are known to us, which are known to us beforehand, which are known to us beforehand। मतलब क्या है समझिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है which results in an outcome which is one of the various possible outcomes which are known to us beforehand, मतलब जो हमें पहले से ही पता हो। मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट whose result is completely random, whose result is completely random। For example, tossing of a fair coin, एग्जाम्पल से समझो, क्लियर हो। टॉसिंग ऑफ ए फेयर कॉइन, फेयर वर्ड क्यों यूज में लिया कि उसके जो कॉइन है एक तरफ हेड है और दूसरी तरफ टेल है। आप फेयर कॉइन को यदि टॉस करेंगे तो आपके माइंड में ऑलरेडी पता है कि दो आउटकम आ सकते हैं, या तो हेड या टेल, इन्हीं में से एक आउटकम आएगा ही नहीं आएगा, कॉइन खड़ा रह गया, वो सारे केसेस नहीं लेने। रिजल्टेंट जो होगा दैट विल बी द पॉसिबल प्रोसेस, जो है टॉस करना, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्यों, इसका जो भी आउटकम आएगा वो उसमें से जितने भी पॉसिबल आउटकम्स थे उनमें से एक आउटकम आएगा, और जितने भी पॉसिबल आउटकम्स थे वो हमें ऑलरेडी पहले से पता था। तो टॉसिंग ऑफ ए कॉइन ये क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है या नहीं, बताएं, आंसर दें सभी बच्चे, कमेंट करके बताएं ये हमारा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है या नहीं। हाँ है, ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्या आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट का? सोचिए जरा, जरा दिमाग के ऊपर जोर डालिए, क्या कोई एक ऐसा प्रोसेस बताइए जिसमें से आउटकम थ्रो करने पे या जो भी आउटकम आएगा वो आपको बिफोर हैंड पता होगा और उन्हीं में से एक आउटकम आएगा, कोई नया आउटकम नहीं आएगा। जैसे सब बच्चे लूडो खेलते हैं घर पर, लूडो खेलते नहीं खेलते, लूडो की डाइस पता है, सांप सीढ़ी खेली सबने, तो क्या होगा, थ्रोइंग ऑफ ए डाइस, थ्रोइंग ऑफ ए डाइस, थ्रोइंग ऑफ ए डाइस। बताएं ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है या नहीं? आपको पहले से पता है कि इसके 6 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6, उन्हीं में से एक हमारा आउटकम आने वाला है। सो थ्रोइंग ऑफ ए डाइस इज आल्सो ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। और कोई एग्जांपल, कॉइन को टॉस करते हैं, डाइस को थ्रो करते हैं, और कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल जो डेली लाइफ में आप बच्चे करते हैं जो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट हो, कोई और एग्जांपल जो आप बताना चाहें वो कमेंट करके बताएं, हम इंतजार कर रहे हैं आपका, जल्दी से स्पीड से बताएं। मेरे माइंड में एक और आया बताते बताते कि ड्राइंग ए कार्ड, ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम a well shuffled, from a well shuffled pack of card, well shuffled pack of card। ये क्यों लिखा है वेल सफल्ड, मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छा वो
स्पेड का किंग ऊपर ही ऊपर है, नहीं वो हमें सीक्वेंस नहीं पता, उसको वेल सफल कर दिया है हमने। क्या कर दिया? वेल सफल कर दिया, पूरा पैक ऑफ कार्ड है, कंप्लीट पैक ऑफ कार्ड। सब लोगों ने खेले होंगे कार्ड्स तो घर के ऊपर, ठीक है। उसमें से कोई भी कार्ड पिक करेंगे तो हमें पता है टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जोकर वगैरह काउंट मत करो। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं बच्चों। और उन 52 कार्ड्स में से कोई ना कोई एक कार्ड हमें पता है इनमें से ये वाला एक कार्ड तो आना ही है। सो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये भी क्या है? हमारा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जिसके सारे पॉसिबल आउटकम्स हमें बिफोर एंड पता होते हैं, और जो भी काम करते हैं उसका जो आउटकम आएगा दैट विल बी द वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स नोन टू अस बिफोर हैंड। आई होप बच्चों रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन सभी लोगों को क्लियर हो गई। अब बात ये आती है रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आएंगे उनको यदि हम नोट डाउन कर ले तो कैसा रहेगा? जैसे एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आता है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो उनका जो कलेक्शन बन रहा है, वो जो आउटकम्स पॉसिबल आएंगे उनको एक सेट बना दे तो कैसा रहेगा? बिकॉज सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर ये सारे आउटकम जो आएंगे वो क्या होंगे? वेल डिफाइंड होंगे। तो उसके लिए फिर हम एक सेकंड डेफिनेशन की बात करने जा रहे हैं बच्चों। सेकंड डेफिनेशन होती है हमारे यहाँ पर सैंपल स्पेस। तो सभी बच्चे हेडिंग लिखेंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? जैसा कि मैं बता रहा था, रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी आउटकम्स आते हैं उनका एक सेट बना दे। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, of a random experiment of a random experiment is called sample space, is called sample space। इसको हम बच्चों क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। इसको हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। अब बात ये आती है कि सैंपल स्पेस एक सेट होगा, सेट, तो सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? क्या हम कोई भी लेटर यूज में ले सकते हैं या इसका कोई स्पेसिफिक नोटेशन आता है? तो बात आती है कि इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। जो सैंपल स्पेस होता है बच्चों, इसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। तो सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। अब बात आएगी कि सैंपल स्पेस एक सेट है, तो उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो उसके हर एलिमेंट का कुछ नाम है क्या यहाँ पर? तो उसमें हम बोलते हैं ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड sample point, is called sample point। जो हर एलिमेंट होता है सैंपल स्पेस का उसको बोला जाता है सैंपल पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों? सैंपल पॉइंट। फॉर एग्जांपल समझते हैं, देखो सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है और इसमें किस प्रकार से हम बात करते हैं। समझिए आप कि यदि मैंने टॉस किया, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, यदि आपने कॉइन को टॉस किया तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। सैंपल स्पेस को हम कैपिटल एस से नोट करेंगे। टॉसिंग ऑफ ए कॉइन इज आवर रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो इसका जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, इसका जो सेट होगा इसको हम बोल देते हैं सैंपल स्पेस। तो S इज इक्वल टू H, T, ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। यदि किसी के माइंड में है कि सर एक ही कॉइन को क्यों टॉस किया जाए, दो कॉइन को टॉस कर लो, दो कॉइन को टॉस कर लो, टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स, टॉसिंग ऑफ टू कॉइन, कि आप एक कॉइन को ही नहीं दो कॉइन को टॉस कर लो एक साथ, एक दो कॉइन आपके पास, दोनों को टॉस कर लो। तो बताइए इसमें क्या पॉसिबल आउटकम्स आएंगे? सब लोग बताएं। हेड हेड,
पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड और दोनों पे टेल। तो हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? 4 पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। ठीक है, यहां पर 2 पॉसिबल आउटकम्स थे, वहां पर हमारे पास 4 पॉसिबल आउटकम्स है। बात समझ में आई या नहीं आई? किसी बच्चे को इसके अंदर डाउट? तो सैंपल स्पेस के ऊपर एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज दी हुई है। सैंपल स्पेस निकालना भी अपने आप में एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। यदि हमने सैंपल स्पेस निकालना सही से सीख लिया तो बेसिक क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी तो आप आसानी से कर दोगे। जैसे मैं बार बार हम यूज में लेते हैं, इसका मैं वो भी बता देता हूँ। टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स, ये फ्रीक्वेंटली यूज आता है। टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स, 3 कॉइन को जब टॉस करते हैं तो उनका जो सैंपल स्पेस बनता है वो फ्रीक्वेंटली यूज आता है, तो उसको भी लिख लेते हैं। बताओ 3 कॉइन को जब टॉस करोगे तो क्या पॉसिबल आउटकम्स आएंगे? तीनों हेड आ जाए या फिर एक टेल आ जाए? एक टेल आ जाए मतलब एच एच टी, या फिर एच टी एच, या फिर टी एच एच। हाँ, बात समझ में आएगी? एक टेल आ जाए, इसके बाद 2 टेल आ जाए तो क्या होगा? एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच, या फिर तीनों टेल आ जाए तो ट्रिपल टी। बस में तो ये टोटल 8 पॉसिबल आउटकम होंगे। आप वैसे भी समझिए कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 क्यों आने वाले थे? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो टोटल पॉसिबल जो आउटकम्स होने वाले थे वो कितने हो गए हमारे? 8 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस और दे रहा हूं बच्चों, जो आपको बताने कि उनके सैंपल स्पेस क्या होंगे। तो राइट द सैंपल स्पेस ऑफ फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स। तो एग्जांपल करते हैं, सभी बच्चे आंसर देंगे। राइट द सैंपल स्पेस फॉर following random experiments. Write the sample space for following random experiment. कुछ मैं random experiment दे रहा हूं, उन सभी random experiment के लिए आप लोग मुझे sample space लिख करके बताएंगे कि उनका जो sample space है वो क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका पहले लेक्चर के ऊपर कहानी है कि क्या बात होगी इसकी। ठीक, पहला देखो, अभी हमने कॉइन को टॉस करने वाले के बारे में बात करी थी कि हमने बार बार कॉइन को ही टॉस किया था। अब मैं बात कर रहा हूं कि मैं कॉइन को टॉस नहीं करता हूं, मैं दे रहा हूं कि ए कॉइन इज टॉस्ड एंड ए डाइस इज थ्रोन। हमने एक कॉइन को भी टॉस किया और एक डाइस को भी थ्रो किया, तो हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे? बताइए सभी लोग, व्हाट विल बी द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन ए डाइस इज थ्रोन एंड ए कॉइन इज टॉस्ड? जल्दी से बताएं, क्या फिजिबिलिटी होगी, क्या आंसर होगा? क्या होगा बच्चों आंसर? बताएंगे? तो देखो, आंसर बड़ा सिंपल सा है कि आपका जो सैंपल स्पेस होगा ये तो कहेगा एच टी और वो कहेगा 1 2 3 4 5 6। तो जो पॉसिबल आउटकम्स आने वाले हैं वो क्या आएंगे? हेड के साथ 1 आ जाए, हेड के साथ 2 आ जाए, हेड के साथ 3 आ जाए, हेड के साथ 4 आ जाए, हेड के साथ 5 आ जाए, हेड के साथ 6 आ जाए, या टेल के साथ 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 और टेल 6। सो हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? कॉइन की वजह से 2, उसकी वजह से 6, तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे हमारे 2 into 6, so टोटल 12 पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। क्लियर? सेकंड एग्जांपल, बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? यदि क्लियर है तो यस कमेंट कीजिए, क्लियर नहीं है तो डाउट कमेंट कीजिए ताकि अपन उसको सोल्व कर पाए जल्दी से। सेकंड एग्जांपल,
ए कॉइन इज टॉस्ड, हमने क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया, एंड इफ इट शोज हेड, एंड इफ इट शोज हेड, a dice is thrown. If it shows head, then a dice is thrown. Otherwise, another coin is thrown. Otherwise, another coin is thrown. Or we can say the coin is tossed again. Another coin is thrown, or coin is tossed again. ताकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो, ठीक है। तो बताइए कि हमने क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया, यदि ये हेड देता है, इफ इट शोज हेड, ए डाइस इज थ्रोन, अदरवाइज यदि टेल आया तो क्या करेंगे, उसी कॉइन को दोबारा टॉस कर देंगे। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, और इस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएं, जल्दी से आंसर दें। आगे सभी बच्चों को आंसर या नहीं आया, क्या होगा तो जल्दी से आंसर, फटाफट से। हमने क्या किया, हेड आया, सपोज हेड आया तो डाइस को थ्रो किया, मतलब H1, H2, H3, H4, H5, H6, these 6 are the possibilities. और अदरवाइज द टेल आया तो क्या किया, फिर से कॉइन को टॉस कर दिया, तो दूसरा जो कॉइन का आउटकम जो आएगा वो तो या तो हेड होगा या टेल आएगा, तो क्या आएगा, TH या T। सो दीज 8 पॉसिबिलिटीज विल बी देयर, T1, T2, T3, T4, ये वाली पॉसिबिलिटीज नहीं होगी बच्चों। यदि पहला आउटकम यदि आपका टेल आ चुका है तो दूसरी बार आप क्या कर रहे हो, कॉइन को ही टॉस कर रहे हो, कॉइन को ही अगेन से टॉस कर रहे हो, डाइस को थ्रो नहीं कर रहे। बस समझ आ गई, डाइस को थ्रो आप तभी कर रहे हो जब पहला आउटकम आपका हेड आ चुका है, ठीक। थर्ड एग्जांपल, a pair of dice is thrown, a pair of dice is thrown, तो आपका सैंपल स्पेस क्या होगा, जल्दी से बताएं सभी लोग। a pair of dice is thrown, क्या होगा सैंपल स्पेस, यदि हमने पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस क्या, तो पेयर ऑफ डाइस, पहले वाले डाइस 6 आउटकम, दूसरी वाली डाइस भी 6 आउटकम, तो 6 into 6, हाउ मेनी आउटकम्स विल बी देयर, 36 आउटकम विल बी देयर, हाउ मेनी आउटकम्स विल बी देयर, 6 into 6, so total 36 possible outcomes will be there, so we will say the sample space will be something like this। तो अब उसके जो आउटकम आएंगे उनको हम किस प्रकार से लिखें, देखो उनका ऑर्डर्ड पेयर, कि पहले पे 1 दूसरे पे 1 कॉमा, ये पेयर कि पहले डाइस पे भी 1 दूसरे डाइस पे 1 1 लिख दो, या फिर 1 कॉमा 1 करके पेयर, ऑर्डर्ड पेयर बना करके लिख दो, या फिर 1 पहले पे 1 दूसरे पे 2, पहले पे 1 दूसरे पे 3, 1 4 1 5 1 6 कॉमा, चलते जाएंगे, लाइन खत्म नहीं होगी, लेकिन मैं नीचे इसलिए लिख रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, पहले पे 2 2 1 2 2 2 3, इस प्रकार से 2 6 तक, हाँ यानी इसी प्रकार से चलते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो आप मुझे बताइए टोटल जो आउटकम्स का काउंट होगा वो कितना होगा, 36 होगा।
कि पहले पे 6 पॉसिबिलिटी और दूसरे पे 6 पॉसिबिलिटी, टोटल 36 पेयर आ जाएंगे, करली ब्रैकेट में बंद कर देंगे। सो दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स, ठीक है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये हमारा एक सैंपल स्पेस। तो माइंड में बच्चों के कंफ्यूजन आता है कि सर सेट की दो टाइप हमने पढ़े थे क्लास 11th में, सेट फाइनाइट सेट भी होता है और इनफाइनाइट सेट भी होता है। तो क्या जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है इसका जो आउटकम, जिसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं बेसिकली, तो क्या सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट भी हो सकते हैं? इसके बारे में जरा सा सोच करके बताएं कि सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। आंसर कमेंट करके बताएं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कैन बी इनफाइनाइट और नॉट। तो बात करते हैं किसी ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में जिसके अंदर आउटकम इनफाइनाइट आ सकते हैं क्या। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, फोर्थ वाला, कि a coin is tossed indefinitely देखिए, a coin is tossed indefinitely until a head occurs, until a head occurs। मतलब क्या है, एक कॉइन हमने पिक किया और एक गेम खेल रहे हैं, जब तक कि हेड नहीं आ जाए उछालते रहो। इसके जितने भी पॉसिबल आउटकम आएंगे वो आपको पहले से पता है या नहीं? पहली बात तो बताओ, ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है या नहीं? जल्दी से मुझे बताएं कि ये जो है ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है या नहीं? ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है बच्चों। तो इसका जो सैंपल स्पेस क्या होगा, मान लेते हैं कि मैं एक गेम खिला रहा हूं आपको कि हेड आना जीतना है, तो आप कैसे जीतेंगे? मैंने टॉस किया तो आपके माइंड में क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा? हेड आ गया, मतलब जीत गए आप। तो पहला प्रोसेस हेड आ गया, या तो ऐसा कि पहली बार में हेड आ गया, गेम खत्म, या फिर क्या होगा, आपको जीतना नहीं है पहली बार में, तो पहली बार में क्या आएगा, टेल आ गया, आप नहीं जीते, इसको दोबारा उछालेंगे अनडेफिनेटली जब तक कि हेड ना आ जाए। तो दूसरी बार में टेल आ गई, टेल हेड, फिर टी 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 एच, 3 बार टेल आया फिर हेड आ गया, 4 बार टेल आया फिर हेड आ गया। इस प्रकार से बच्चों हम चलते रहेंगे। तो बताइए ये एक इनफाइनाइट प्रोसेस है या नहीं? 1 घंटे तक करते रहिए, 2 घंटे तक करते रहिए, 3 घंटे तक करते रहिए, 4 घंटे तक करते रहिए, 50 बार टेल आ गया फिर हेड आ गया, 100 टाइम्स टेल आया फिर हेड आ गया, 101 ट्रायल में आ गया, 105 ट्रायल में आ गया, 106 ट्रायल में आ गया। बात समझ में आ रही बात? तो इसी जो प्रोसेस है ये कैसा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, बिकॉज इसके सारे पॉसिबल आउटकम हमें पता है और इनमें से जो इवेंट हम डिफाइन करेंगे उनमें से एक पॉसिबल आउटकम होने वाला है। बात समझ में आई? तो सभी बच्चों को रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, इसके बारे में बातें क्लियर है यानी। तो ये था बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 1 ऑन द प्रोबेबिलिटी। और तो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो कंटिन्यू रहेंगी लेक्चर नंबर 2 में। सारी डेफिनेशन एक लेक्चर में कराना पॉसिबल नहीं है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके आगे हम आगे की डेफिनेशंस को कंटिन्यू करेंगे बच्चों और उसके बारे में बात करेंगे। तो लेक्चर सारे देखते रहिए 1 बाय 1, आपको जरूर से मजा आएगा। बाय बाय।